नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिनर्जी आइस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता फिर से आपके लिए एचसीएस के पेपर के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि कई सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कृपया करके जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बनाएं। तो उसी वादे को पूरा करते हुए, उसी डिमांड को पूरा करते हुए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि पूरी तरीके से जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स पिछले 1 साल से चर्चा में रही हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, वो आज ही कवर हो जाएँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर सभी स्कीम्स एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाएँगी, तो हम इसके लिए एक और वीडियो भी लेकर आएँगे। ठीक है दोस्तों? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेसिफिकली किससे डील करेगी? गवर्नमेंट स्कीम से। पिछली बार भी एचपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर लगभग 7-8 सवाल ऐसे थे जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड थे, जो करंट अफेयर में मौजूद जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे पूछा गया था। सक्षय पोर्टल, सक्षम पोर्टल, कई प्रकार के सवाल जो थे वह सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी कई सारी स्कीम्स थी, हरियाणा सरकार से रिलेटेड भी स्कीम्स थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स पूछी गई थी। तो इसमें तो अब आज वाली वीडियो में तो हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी पोर्टल्स नए-नए बने हैं, जितनी भी स्कीम्स हरियाणा सरकार ने नई-नई चलाई हैं, बजट के अंदर जितनी भी स्कीम्स पिछली बार मेंशन की गई थी, उन सभी स्कीम्स के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर हम एक वीडियो और भी लेकर आएँगे। ठीक है दोस्तों? तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले जो हमारी स्कीम्स है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों? स्कीम्स याद करते समय ये ज़रूर याद करना है कि यह स्कीम कौन-सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई थी या कौन-सी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी तक चलाई जा रही है। उसके साथ-साथ स्कीम्स जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है वो 2 प्रकार की रहेंगी। एक रहेगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक रहेगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, उस स्कीम की सारी फंडिंग सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। परंतु सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, उनमें 60% फंडिंग सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा एंड 40% फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ-साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एवं हिमालयन स्टेट्स जो हैं, उनके अंदर ये रेशियो 60-40 की जगह 90-10 रहता है। ठीक है, जनरली 60-40 और 90-10 का ही रेशियो रखा जाता है, परंतु कुछ स्कीम्स के अंदर ये वेरी भी कर सकता है। तो उस स्कीम के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया होगा कि सेंटर के द्वारा इतने पैसे दिए जाएंगे और स्टेट के द्वारा इतने पैसे दिए जाएंगे। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसके साथ साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले जो हम स्कीम्स डिस्कस करेंगे वो होंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। पहली स्कीम का नाम है निक्षय मित्र प्रोग्राम। हम जानते हैं कि भारत के अंदर टीबी की समस्या काफी ज्यादा है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, एक प्रकार की बीमारी जो कि आपके लंग्स को ज्यादातर इफेक्ट करती है, अदरवाइज बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकती है वैसे तो टीबी। तो टीबी से निपटने के लिए निक्षय मित्र प्रोग्राम नाम की एक स्कीम चलाई गई है। यह दुनिया में अपने तरीके की एकमात्र ही स्कीम है। इसके चलते जितने भी व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित है, उन टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को देश की कम्युनिटी, देश की आम जनता के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉरपोरेट्स, जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन सबको प्रेरित किया जाएगा कि वो टीबी से ग्रसित लोगों को हेल्प करें, उनको कम्युनिटी का पार्ट बनाएं, उनके साथ जुड़ें और उसके साथ साथ टीबी की रोकथाम के लिए ये काम कर सके। ठीक है, तो टीबी पेशेंट्स चाहे पब्लिक सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, उन सब को कह लीजिए टीबी से निपटने के लिए, मानसिक सहायता देने के लिए, उनको मेंटली स्ट्रोंग करने के लिए निक्षय मित्र प्रोग्राम चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसके चलते उन लोगों की सहायता हो सके जो टीबी से प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये निक्षय मित्र प्रोग्राम। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है मिशन परिवार विकास। इस मिशन परिवार विकास के तहत सरकार जो है वो देश में 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट, 146 कुछ ऐसे जिले हैं पूरे देश के अंदर जहां पर जो आबादी की बढ़ने की दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट वो काफी ज्यादा है, वो 3 से ज्यादा है। टोटल फर्टिलिटी रेट जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 से ज्यादा है, वहां पर मिशन परिवार विकास जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये 146 जिले हैं, वो देश के लगभग लगभग कुछ 7-8 स्टेट्स के अंदर पड़ते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और
देश की 44% आबादी जो है वो इन्हीं स्टेट्स के अंदर रहती है। इन स्टेट्स के अंदर मिशन परिवार विकास 146 जिलों के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा, खास तौर पर उन जिलों में जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा है या 3 है। होना कितना चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट? टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 होना चाहिए। 2.1 अगर किसी भी आबादी का, किसी भी समाज का अगर टोटल फर्टिलिटी रेट होगा, तो वह आबादी ना तो वह समाज ना तो अपनी आबादी बढ़ाएगा, ना ही आबादी कम करेगा, वह अपनी आबादी को एज इट इज रिप्लेस कर देगा। ना तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ना पॉपुलेशन कम होगी। हमको टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिए होता है 2.1। 3 है यानी कि आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए इन 146 जिलों में मिशन परिवार विकास इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसके चलते इन जिलों के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एडॉप्शन को प्रमोट किया जाएगा। लोग ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करें, जिसके चलते पॉपुलेशन पर रोकथाम लगाई जा सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हम जानते हैं देश के अंदर जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है डिजिटल मिशन, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अब गवर्नमेंट्स को जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, स्कीम्स हैं, इन सब का फायदा हम डिजिटली ही उठा सकते हैं। सरकार ने न जाने कितने ही प्लेटफॉर्म्स ऐसे जारी किए हैं जिसके तहत हम सरकार की सभी स्कीम्स और सभी स्कॉलरशिप को डिजिटली ही अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजेस का अगर आपको एडमिशन फॉर्म भरना हो, किसी सरकारी पेपर को आपको फिल करना हो, तो अब डिजिटली ही फॉर्म किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं। तो उसी डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत जिस प्रकार हमें आधार कार्ड बांटे गए हैं, उसी प्रकार सभी लोगों को डिजिटल, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल हेल्थ आईडी बांटी जाएगी, और उस डिजिटल हेल्थ आईडी में हर एक व्यक्ति का, जिस जिसकी वो डिजिटल आईडी होगी, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। किस समय कब बीमार हुए, क्या दवाई डॉक्टर ने रेकमेंड करी, कौन कौन से टेस्ट कराए, इनसे रिलेटेड सभी के सभी रिकॉर्ड्स को इसके अंदर मेंशन किया जाएगा, ताकि इस रिकॉर्ड को आने वाले समय में भी किसी प्रकार की पॉलिसी का गठन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके साथ साथ जिस व्यक्ति की ये हेल्थ आईडी होगी, वह भी आने वाले समय में भी अपनी हेल्थ आईडी में मौजूद जितना भी पुराना रिकॉर्ड है उसको चेक करके भी अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी इंडियन सिटीजन को दिया जाएगा, और सबको यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी, डिजिटलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके साथ साथ ना ही सिर्फ हमारा, जितने भी देश के अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इस नेशनल भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। इसके अंदर हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन, इन सब चीजों को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि एक ही फैसाड नहीं है इस पूरी स्कीम का, कई सारे पहलू हैं इस स्कीम के, जिसके चलते हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन, ये भी इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके तहत ये स्कीम लागू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसको कब लॉन्च किया गया? इसको 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। पहले इसको पायलट फॉर्म में 6 यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया गया था। अब धीरे धीरे इसको देश के सभी स्टेट्स के अंदर लागू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब नई स्कीम पर। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो जिस प्रकार से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था, उसी प्रकार से है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। थोड़ा नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये स्कीम जो है, ये हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितने भी गैप्स है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी, या हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी, या हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की कमी, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके चलते भारत के अंदर हेल्थ केयर की फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा बेहतरीन बढ़िया कदम उठाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगली स्कीम हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ये 5 लाख रुपए का बीमा पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड करती है। ऐसे सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के केस में, यानी कि अगर हमको अस्पताल में दाखिल होना पड़ जाता है या पड़ जाएगा, तो उस केस के अंदर लगभग लगभग 5 लाख का बीमा पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 10.74 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज को इस स्कीम के तहत कवर किया गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरी स्कीम के रहेंगे। और इन फैमिलीज को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? क्या सभी की सभी फैमिली जितनी भी भारत देश के अंदर मौजूद हैं, सभी को ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा दिया जाएगा? जी नहीं।
उन फैमिलीज को जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो 2011 में एक सेंसस हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो रूरल और अर्बन एरिया दोनों के अंदर ही कंडक्ट करवाया गया था, उस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से रिलेटेड डाटा इस्तेमाल किया जाएगा और उस डाटा का इस्तेमाल करके इस स्कीम के अंदर बेनिफिशियरीज को चूज किया जाएगा और पर फैमिली 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। टोटल 10.74 करोड़ फैमिलीज एवं 50 करोड़ बेनिफिशियरीज इस स्कीम के होंगे देश के अंदर। इसके चलते सरकार जो है वह प्राइमरी लेवल के ऊपर एवं सेकेंडरी लेवल के ऊपर हॉस्पिटल्स का निर्माण करेगी। वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी खोलेगी और उसके साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये भी खोलेगी। ऐसा मानना है सरकार का कि क्योंकि लोकल लेवल पर, प्राइमरी लेवल के ऊपर हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर कम है, इसके चलते गांवों में या रूरल थोड़े कस्बों में रहने वाले, गांवों में रहने वाले लोग जो हैं वह हेल्थ बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं या हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं अपनी फैमिली को। जिसके चलते बीमारी जब उनको होती है तो वो बीमारी जब तक हद से ज्यादा बढ़ नहीं जाती है तब तक वह हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इन बीमारियों को इनिशियल स्टेज में ही रोकथाम करने के लिए सरकार जो है वह इस स्कीम के तहत ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करेगी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और उसके साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कस्बों के लेवल के ऊपर, ग्रामीण लेवल के ऊपर उनको बिल्ड करेगी, जिसके चलते भारत के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जा सके और देश के अंदर लोग स्वस्थ रह सके, जिसके चलते हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हो पाए और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इज ई संजीवनी। अगली स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ई संजीवनी। यह स्कीम जो है यह अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहती है कन्वेंशनल फिजिकल फिजिकल कंसल्टेशन को। अब हमको अगर डॉक्टर से दवाई लेनी है तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर्ची कटानी पड़ेगी, लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कहीं जाके नंबर आएगा और फिर हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले पाएंगे। परंतु ई संजीवनी के तहत सरकार इस कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशन को रिमूव करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है, जिसके तहत हम वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर कर ही डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें और अपना इलाज करवा लें। इसके चलते क्या होगा, गांवों में रहने रहने वाले लोग, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग, शहरों तक आने से जो कतराते हैं, शहरों तक आने से जिनको खर्चा ज्यादा उठाना पड़ता है, उन लोगों को इससे फायदा होगा और वो लोग अपना इलाज जो है वो सस्ते तरीके से, इजीली एक्सेसिबल तरीके से करवा पाएंगे। इसके लिए सरकार जो है वो ई संजीवनी स्कीम लेकर आई है। जैसे जो संजीवनी बूटी जो श्री हनुमान जी, लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे, उसी प्रकार सरकार ई संजीवनी देश के नागरिकों के लिए लेकर आई है कि आप डॉक्टर से मिलने की बजाय आप टेलीमेडिसिन के द्वारा ही या कह लीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही आप अपना इलाज करवा लीजिए। यानी कि ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सरकार गवर्नमेंट ओन्ड टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म होने वाला है और इससे देश के अंदर हेल्थ कवरेज और ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ये सभी स्कीम्स जो अभी तक हमने पढ़ी, ये तो थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्कीम। सबसे पहले आयुर स्वास्थ्य योजना। अब स्कीम्स किसकी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। पहली स्कीम का नाम है आयुर स्वास्थ्य योजना। यह एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि ये कह लीजिए मोटा मोटे तौर पे एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म होगा जिसके तहत बहुत सारी स्कीम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आयुर स्वास्थ्य योजना जो है, यह जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं या आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसके साथ कम्युनिटी हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए आयुष स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया गया है। इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, आयुष एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके तहत सरकार जो है वो आयुष डॉक्टर्स को, आयुष प्रैक्टिशनर्स को प्रमोट करेगी। उनको जो आपका पब्लिक हेल्थ या पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स है वहां पर लोगों, उन आयुष प्रैक्टिशनर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा, जिसके चलते लोग देसी दवाइयां भी इस्तेमाल करना ज्यादा करें, जिसके चलते जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनके ऊपर फोकस हमारा कम हो। और इसके साथ ही आयुष रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी देश के अंदर डेवलप किए जाएंगे। पहले से ही मौजूद जो सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल्स या फिर कॉलेजेस हैं जो आयुष के ऊपर रिसर्च या कंसल्टेशन देने का काम कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिसके चलते वह सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल या आपके इंस्टीट्यूशंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील हो सकें और आयुष जो हमारा एक देसी मेडिसिन का जो क्राइटेरिया है वह देश के अंदर और ज्यादा पॉपुलर हो पाए।
ठीक है दोस्तों, आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये 6 इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो देश में सैकड़ों सालों से चल रहे हैं, और इसके चलते सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर भी ये आयुष, ये योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये हमारे देश के आसपास के देशों के अंदर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सरकार ने बनाई थी ताकि हम इन आयुष, इन सभी देसी तरीकों को, देसी या ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम को हम प्रमोट कर सकें। तो इसी के चलते अब सरकार आयुष स्वास्थ्य योजना लेकर आई है, जिसके चलते सरकार वांट्स टू पॉपुलराइज आयुष ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस एंड रोलिंग आउट ऑथेंटिक क्लासिकल आयुष इंटरवेंशंस फॉर प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। और उसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डेवलप करवाना, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी डेवलप करवाना, यह भी सरकार का एम रहेगा इस आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। अगली स्कीम हमारी रहेगी स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केंद्र, यानी कि स्पार्क स्कीम। पिछली बार एचपीएससी ने कई प्रकार की स्कीमों के एक्रोनिम पूछे थे और हमसे मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसलिए हमको स्कीम्स के एक्रोनिम, इनकी शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखनी है, और इन शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और क्या उसका मेजर एम है, ये हमको याद करना होगा। तो स्पार्क स्कीम, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केंद्र, तो यह स्कीम बनाई है सरकार ने ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो आयुष के अंदर रिसर्च कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाई जा सके, और आयुष के फील्ड के अंदर रिसर्च को प्रमोट करने से इसको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, और उसके साथ साथ अगर रिसर्च आगे बढ़ेगी, अगर ज्यादा लोग आयुष से जुड़ेंगे, तो हमारा हेल्थ केयर का जो खर्चा है वो भी कम होगा, और देश का जो जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो सैकड़ों साल पुरानी हमारी जो विरासत है मेडिकल के क्षेत्र के अंदर, मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर, वो बची भी रहेगी और वो प्रमोट भी होगी, और इससे चलते भारत देश के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो काफी सारे फायदे हो सकते हैं इस स्कीम के। तो स्पार्क स्कीम, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगा सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। इसने स्टूडेंटशिप प्रोग्राम जारी किया है, जिसके चलते वो स्टूडेंट्स जो आयुर्वेदिक कॉलेज से या आयुर्वेदा से रिलेटेड कॉलेज, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनके अंदर रिसर्च करने की कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। और इस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए सरकार जो है वो 50,000 फेलोशिप इनको प्रोवाइड भी करेगी, 50,000 रुपए दिए जाएंगे, और हर साल 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, और आयुष के क्षेत्र के अंदर रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जुड़ी हुई स्कीम। आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई स्कीम। पहली स्कीम का नाम है प्राइस कैपिंग ऑफ एनएलईएम ड्रग्स। ठीक है दोस्तों, एनएलईएम ड्रग्स यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अब हम जानते हैं देश में हेल्थ केयर बहुत महंगा है, दवाइयां बहुत महंगी हैं, प्राइवेट कंपनियां कैपिटलाइज करती हैं और दवाइयां महंगी बेचती हैं, जिससे गरीब व्यक्ति जो है वो उन महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जारी करती है कि कौन कौन सी मेडिसिन एनएलईएम के अंदर होनी चाहिए, कौन कौन से ड्रग्स इसका पार्ट होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बताती है। बट उनका प्राइस कितना होना चाहिए, किस लेवल से ऊपर प्राइस नहीं होना चाहिए, यह मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जारी करती है। तो प्राइस कैपिंग ऑफ एनएलईएम ड्रग्स ये किसने दिया है अभी? ये हमको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने जारी करके दिया है, जिसके चलते ऐसी एसेंशियल मेडिसिन जो हमारी जान बचाने में काम आती हैं, उनके प्राइस को कम किया जाएगा ताकि वो गरीब लोग उसको अफोर्ड कर सके जो हमारे देश के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहली स्कीम रहेगी प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस स्कीम के तहत सरकार जो है वो लगभग लगभग 14,500 स्कूल्स जो भारत देश की सीमाओं के अंदर मौजूद हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने का काम करेगी। यह केंद्रीय स्कूल भी हो सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय भी हो सकते हैं, ये राज्य जो राजकीय स्तरीय सरकारी स्कूल है वो भी हो सकते हैं। यानी कि हर प्रकार के सरकारी स्कूल, चाहे वो केंद्र सरकार चला रही है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय है, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, चाहे वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो स्कूल चला रही है, चाहे वो स्कूल्स हो, टोटल 14,500 स्कूल्स को रीडेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इनके
अंदर स्कूल की बिल्डिंग से लेकर पीने के पानी से लेकर टॉयलेट से लेकर हर एक चीज का ध्यान रखते हुए इन स्कूलों को इंप्रूव किया जाएगा, ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को इससे फायदा हो सके। तो प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स, कितने स्कूल्स रहेंगे? 14,500 स्कूल्स। नेक्स्ट रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सरकार ने ये भी चलाया है अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नई स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। यह जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम की एक स्कीम चलाई गई है। इसमें क्या होगा? मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई स्टूडेंट जो है, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ले लेता है। अब हमको अपना कोर्स पूरा करने के लिए कुछ क्रेडिट हासिल करने पड़ते हैं, जैसे कि अलग अलग कोर्सेज के अंदर किसी में 30 क्रेडिट, किसी में 40 क्रेडिट, किसी में 50, अलग अलग लिमिट है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री तभी मान्य होगी जब आप इतने क्रेडिट का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब मान लीजिए मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, या कोई भी स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स कर रहा है, 1 साल मास्टर्स करने के बाद वो ड्रॉप आउट कर देता है, और 3, 4, 5, 10 सालों के बाद वो मास्टर्स दोबारा ज्वाइन करता है, तो अब क्या उसको दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, या वो अपना सेकंड ईयर ही कंप्लीट करके अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सकता है? पहले ऐसा होता था कि आपको री एडमिशन लेना पड़ता था, कि अगर अगर आपका नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की लिस्ट में से, तो 1 साल जो आपने पढ़ाई करी, जो आपने पेपर पास किए, वो मान्य नहीं रहते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब आपने 1 साल कोई कोर्स पूरा किया, उसमें आपने कुछ पेपर पास किए, उसके बदले में आपको कुछ क्रेडिट मिले, वह क्रेडिट यूनिवर्सिटी अगर आपके क्रेडिट बैंक में ट्रांसफर कर देती है, तो वो क्रेडिट आने वाले 1, 2, 3 साल के बाद भी अगर आप मास्टर डिग्री दोबारा ज्वाइन करते हो, तो वो मान्य रहेंगे। और उसके चलते आपको 1 साल जितनी या 6 महीने जितने भी आपके पास क्रेडिट जो आपने हासिल किए थे, वो क्रेडिट का इस्तेमाल करके आप अपना कोर्स जो है वो दोबारा कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, आपको कम समय उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो बट हाँ, आप खुद इन क्रेडिट स्कोर्स को अपने लिए, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने 6 महीने ये कोर्स किया था, मैंने वो पेपर पास किया था, तो कोई भी यूनिवर्सिटी उसको मान लेगी, नहीं। ये तभी मान्य होंगे जब यूनिवर्सिटी आपके जो एकेडमिक बैंक है उसके अंदर ये क्रेडिट्स आपको क्रेडिट करेगी, आपको भेजेगी, तभी ये मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, सेटअप कौन करेगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी इसको क्या बोलते हैं, सेटअप करेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम मोशन। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और यह स्कीम जो है वो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को, या गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, वहां पर पढ़ रहे बच्चों को, जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक के बच्चे हैं, उनको स्कूल के दौरान एक हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड करने का काम करती है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर न्यूट्रिशन का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारे देश के एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो माल न्यूट्रिशन है, बच्चों का स्वास्थ्य काफी अच्छा नहीं है। तो उस स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, दूसरा, स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए, ये दो रीजन के चलते सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम जारी की है। पहले इससे मिड डे मील स्कीम बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज करके इसको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। पहले समग्र शिक्षा स्कीम 1.0, या कि पहली बार जब स्कीम आई थी तो उसको सिंपल समग्र शिक्षा बोला जाता था। अब इस स्कीम को दोबारा कंटिन्यू किया गया है, दोबारा अप्रूव कर दिया गया है, इसको सेकंड फेज के अंदर लेकर आया गया है, तभी इसके साथ समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 जुड़ा है। समग्र शिक्षा स्कीम जो थी, यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन तीनों स्कीम्स को क्लब करके समग्र शिक्षा स्कीम बनाया गया था। अब इस स्कीम को दोबारा रीलॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है समग्र शिक्षा 2.0। इस स्कीम के तहत बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने की भी बात की जा रही है, कि वो विद्यार्थी जो स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं स्कूल के अंदर, या वो कोई इनाम जीत कर आए हैं, या उन्होंने सरकार देश में कोई भी अच्छा जो टेस्ट वगैरह होता है उसमें अच्छे नंबर हासिल किए हैं, उन बच्चों को सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी करेगी। इसके चलते अगर सरकार आने वाले समय में सोचती है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को फ्री में, जैसे अभी तो स्कूलों के अंदर किताबें दी जाती हैं, या बच्चों को अपनी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कुछ स्कूलों के अंदर पैसे दिए जाते हैं, तो अब वो पैसे जो है वो डीबीटी के थ्रू ही ट्रांसफर किए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही दिए जाएंगे। तो यह पार्ट रहेगा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का। ठीक है जी।
इसके साथ-साथ नेक्स्ट स्कीम है निपुण भारत प्रोग्राम। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। निपुण भारत प्रोग्राम के अंदर हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो रीडिंग एंड न्यूमेरेसी एबिलिटी है बच्चों की, यानी कि किसी चीज को पढ़ना या मैथ, ये दोनों ही हमारे देश के अंदर जो बच्चे हैं इसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। हमने एक जो एजुकेशन सर्वे आता है हमारे देश का हर साल, उस एजुकेशन सर्वे में बार बार ये बात आती है कि 8वीं क्लास का बच्चा जो है वो 5वीं क्लास का मैथ सोल्व नहीं कर पा रहा है, 5वीं क्लास का बच्चा 30वीं क्लास का मैथ सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज से निपटने के लिए देश के अंदर रीडिंग एंड न्यूमेरेसी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए निपुण भारत प्रोग्राम सरकार ने चलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाया है। यह प्रोग्राम जो होगा, यह फाउंडेशनल लिटरेसी को इंप्रूव करेगा और तीसरी क्लास के बच्चे से लेकर आगे वाली क्लास के बच्चों को न्यूमेरेसी एंड रीडिंग स्किल डेवलप करवाने में इस स्कीम के अंदर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स युवा 2.0। प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स युवा 2.0, यह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत इंडिया एट द 75 प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के वो बच्चे जो लेखक बनना चाहते हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको आगे लेकर आने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ऐसे बच्चे जो अच्छा लेखन करते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, उनको कुछ थीम्स दी गई स्कीम के तहत, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स, पीपल, बहुत सारी थीम्स दी गई। उनके ऊपर बच्चों से ऐसे मंगवाए गए, उनसे लेख मंगवाए गए। जिन बच्चों के लेख काफी अच्छे थे, ऐसे काफी अच्छे थे, उनको इस स्कीम के तहत फिर सम्मानित भी किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यह है प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स युवा 2.0। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अब स्कीम्स आ गई। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहली स्कीम का नाम है पोषण वाटिकाज और न्यूट्री गार्डन्स। पोषण वाटिकाज और न्यूट्री गार्डन्स जो है, ये देश भर के अंदर सरकार के द्वारा सेटअप किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स के पास ही इन पोषक वाटिकाज या न्यूट्री गार्डन्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। लोकल ही जो सब्जियां और जो फल फ्रूट उगते हैं, उन फल फ्रूट, उन सब्जियों को इन पोषण वाटिकाओं के अंदर बेचा जाएगा, जिसके चलते जो न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की समस्या है हमारे देश के अंदर, उससे लड़ा जा सके, उससे निपटारा पाया जा सके। यह न्यूट्री गार्डन या पोषण वाटिकास जो होंगी, आंगनवाड़ी केंद्रों के ही पास होंगी, ताकि जब माएँ अपने बच्चों को वहां पर आंगनवाड़ी सेंटर में छोड़ने आती हैं, तो उसके साथ ही लगती हुई इन वाटिका से वो अपने बच्चों के लिए सब्जियां एवं फल फ्रूट खरीद कर लेकर जा सकती हैं, जिससे बच्चों के साथ साथ माँ का स्वास्थ्य भी सुधर सकता है, उसके न्यूट्रिशन के अंदर भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो बेनिफिट क्या मिलेगा इससे? इट विल एनहांस द डाइटरी डाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रो लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट लगातार रहती है। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं फैट, जो लगातार हमको चाहिए। अगर 3 4 5 10 दिन हमको यह 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी पेरिश कर सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। पर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन एवं मिनरल, ये अगर हमारी बॉडी को 3 4 5 10 दिन नहीं मिलेंगे तो हमारी डेथ नहीं होगी, हमको कुछ नहीं होगा। बट अगर लंबे समय तक अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल हमको नहीं मिलेंगे तो हमको डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएंगी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उससे निपटने के लिए, डाइटरी डाइवर्सिटी को इंप्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा पोषण वाटिकास एस्टेब्लिश की जाएंगी पूरे देश के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मिशन वात्सल्य स्कीम। मिशन वात्सल्य स्कीम क्या है? इट इज अ रोड मैप टू अचीव डेवलपमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत बच्चों के चाइल्ड राइट्स, इसके साथ साथ चाइल्ड अवेयरनेस, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन सिस्टम, इसको इंप्रूव किया जाएगा। यानी कि बच्चों को उनके अधिकार क्या है, इनके बारे में अवगत करवाना। जुवेनाइल जस्टिस केयर क्या होती है, इसके बारे में बच्चों को बताना या समाज को बताना, जिसके चलते कोई भी बच्चा जो है वो पीछे ना रह पाए। बच्चों को अपने अधिकार पता हो, अपनी ड्यूटीज पता हो, उनको पता हो कि अगर किसी प्रकार का क्राइम वो कर देते हैं तो उनको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत ही सजा दी जाएगी।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मिशन वात्सल्य स्कीम को लेकर आया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एडोलोसेंट एज जो होती है वो काफी वल्नरेबल एज होती है। इस एज में बच्चा या तो अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए पढ़ाई का सहारा लेकर आगे बढ़ सकता है, या फिर वो कुछ गलत रास्ते के ऊपर भी जा सकता है। तो उससे उसको बचाने के लिए, उस वल्नरेबल एज से बचाने के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहली स्कीम है विज्ञान ज्योति स्कीम। यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अंदर वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो मेरिटोरियस गर्ल्स जिन्होंने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के दौरान अच्छे नंबर हासिल किए हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस से रिलेटेड फील्ड के अंदर वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च करें, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए विज्ञान ज्योति स्कीम सरकार के द्वारा लेकर आई गई है। मेरिटोरियस गर्ल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, इस फील्ड के अंदर लड़कियों का जो एनरोलमेंट है ये लड़कों के मुकाबले काफी कम है। इस स्किप्ड रेशियो को हम सुधारना चाहते हैं। हम लड़कियों को भी स्टेम एजुकेशन देना चाहते हैं, सरकार देना चाहती है, जिसके चलते विज्ञान ज्योति स्कीम लेकर आई गई है सरकार के द्वारा। उन मेरिटोरियस लड़कियों को इसमें सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि स्टेम के फील्ड के अंदर, STEM, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड के अंदर लड़कियों को एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इज जिज्ञासा 2.0। नेक्स्ट स्कीम इज जिज्ञासा 2.0। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट के बीच में जो कनेक्शन है उसको इंप्रूव किया जाएगा, जिससे बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़े, बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़े, और बच्चों का इंटरेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इंक्रीज करवाया जा सके। ये CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है इंडिया की, उसके साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन के साथ इस स्कीम को चलाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों और साइंटिस्ट के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जाएगा। बच्चों को CSIR की लैब्स के अंदर विजिट करवाई जाएगी। CSIR के साइंटिस्ट को स्कूलों के अंदर विजिट करवाया जाएगा, जिससे बच्चे जो है वो उनसे सवाल पूछें कि साइंटिस्ट कैसे बना जा सकता है। बच्चे कुछ सीख पाए और उनके अंदर भी जिज्ञासा जागे, और वो भी साइंस एजुकेशन, रिसर्च फील्ड के अंदर आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। पहली स्कीम है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा स्कीम के तहत, जब आप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको लेकर आई है, इस स्कीम के तहत क्या होगा कि अगर आप किसी एयरपोर्ट को विजिट करते हो, उस एयरपोर्ट पर आपको प्लेन बोर्ड करने से पहले कई जगह अपनी टिकट चेक करवानी पड़ती है, बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, जिसमें समय भी लगता है। और उस समय से बचने के लिए सरकार लेकर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लेकर आई है डिजी यात्रा स्कीम। इस स्कीम के तहत फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा ही आपका सारा का सारा बोर्डिंग प्रोसीजर जो है वो चला दिया जाएगा। आपको फिजिकली बार बार अपनी टिकट और बोर्डिंग पास दिखाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके, जब बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के आपका बोर्डिंग पास तैयार हो जाएगा, तो उस स्कीम को हम डिजी यात्रा स्कीम बोलेंगे। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इनकी स्कीम का नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। ये कोई स्कीम नहीं है, पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अपना साउथ अफ्रीका का जो उनका कार्यकाल था वो पूरा करके भारत की धरती के ऊपर वापिस आकर बस गए थे। तो वो भी प्रवासी भारतीय थे। तो जब वो भारत के अंदर वापिस आए, जिस तारीख को वापिस आए, उसी तारीख को सम्मान देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है, जिसके अंदर भारत के जितने भी ओवरसीज इंडियन सिटीजन हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, और बाहर जितनी हमारी एम्बेसीज हैं वहां पर इस दिवस को सेलिब्रेट भी किया जाता है, और प्रवासी भारतीयों को बुलाया भी जाता है, और उनसे उनको भारत से जुड़ा रखने के लिए, उनको भारत में विजिट करवाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की पहली स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा एक्ट। काफी पुरानी स्कीम है, नई स्कीम नहीं है। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। उससे पहले भी अलग अलग नामों से यह स्कीम जो थी वो देश के अंदर चल रही थी। 1980 के दशक से लगभग यह स्कीम भारत के अंदर चल रही है। सरकारों ने आकर बार बार इसका नामकरण कर दिया, नाम बदल दिया।
2005 में इसका नाम रखा गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आज भी यह नाम इसका यही है। यह इकलौता ऐसा कानून है या इकलौती ऐसी स्कीम है देश की जो गारंटी देती है राइट टू वर्क। इस स्कीम के की ऑब्जेक्टिव हैं कि भारत देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, खास तौर पर रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। रूरल एरिया के अंदर कोई भी परिवार का एक व्यक्ति, सरकार उसको गारंटी देती है कि अगर पूरे साल में अगर आपको काम मिले ना मिले, अगर आप हमको बोलते हो, अगर आप एप्लीकेशन देते हो, तो सरकार आपको एक साल में एटलीस्ट 100 दिनों के लिए अनस्किल्ड लेबर का काम तो देगी ही देगी। और आप इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ग्राम पंचायत रहेगी। ग्राम पंचायत को आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन ग्राम पंचायत 15 दिनों के अंदर अंदर ही उस एप्लीकेशन के मिलने के बाद आपको नौकरी देगी, आपको लेबर देगी, लेबर का काम देगी, मैन्युअल लेबर का, अनस्किल्ड लेबर का काम देगी। अगर 15 दिनों के अंदर भी आपको काम नहीं मिल पाता है तो ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल रहेगी इसके लिए, और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। बिना काम किए सरकार के द्वारा आपको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर सरकार आपको 15 दिन के अंदर ही काम प्रोवाइड करने में विफल हो जाती है तो। ठीक है, इससे क्या होगा, सरकार इसके तहत सोशल इंक्लूजन को बढ़ाना चाहती है, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी बढ़ाना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है और रूरल पुअर को मदद करना चाहती है। इस मैन्युअल लेबर से जो भी एसेट क्रिएट किया जाएगा, सरकार चाहती है कि गांवों के अंदर ड्यूरेबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स तैयार किए जा सकें जो गांवों में गरीबी कम करने में मदद कर सके। जैसे कि कोई खड्डा खोद देना, पोंड बना देना, गांव के अंदर रोड बना देना, नहरों की सफाई कर देना, इस प्रकार के काम मनरेगा के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पर भी लगाम लगाई जा सकती है या उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। और उसके साथ साथ लोगों को 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट अगर प्रोवाइड करेगी तो उनकी जेब में थोड़ा पैसा आएगा, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अगली वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम हरियाणा रिलेटेड स्कीम्स भी लेकर आएँ तो उसके लिए कृपया कमेंट और लाइक के माध्यम से हमको बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।